अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई वो भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। एक तो जनाब जो खबर आ रही है कि लोग पीटीआई से जा भी रहे हैं लेकिन पीटीआई से आ भी रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। और अब जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको क्या एडवांटेज है पीटीआई में शामिल होने का, ये मैं आपके सामने रखूंगी। फिर उसके बाद जो पोल्स और सर्वे का सिलसिला था वो अभी थमा नहीं है और काफ़ी इसकी एक पूरी बाज़गश्त जो है वो हमें ट्विटर पर भी नज़र आ रही है और यूं भी इर्द गिर्द भी जर्नल्स भी जाकर सर्वेज और पोल्स कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा दिलचस्प सर्वे एक इकरारुल हसन ने भी किया है, तो वो सर्वे क्या कहता है उसके ऊपर भी बात होगी। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पीटीआई भी अब कुछ फ्रंट फुट पर आके खेलना चाह रही है, तो उनके प्लान्स क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अलीम खान साहब ने आज इंटरेस्टिंग बातें की इमरान खान साहब से मुतालिक, जो अपनी तरफ से तो वो तनकीद कर रहे थे लेकिन वो मुझे लगा कि वो तारीफ़ है, ऐसा क्यों है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, ज़रा बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पीटीआई को छोड़ने पर मजबूर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया जाता है। तो वहीं आज एक दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पीटीआई में शामिल होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और शेर अफजल मरवत साहब जो कि अभी हाल ही में लंदन के दौरे से वापस आए हैं, बड़े दबंग किस्म के इमरान खान साहब के वकील हैं और काफ़ी ख़बरों में रहते हैं। और एक आजकल उन्होंने एक बड़ी लाइन भी दी हुई है जो बड़ी ट्रेडमार्क बनी हुई है मुख्तलिफ आप देखते ही रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो अक्सर ही ट्रेंड्स में भी रहती है। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जब वापस आए हैं जाते हुए भी कह के गए थे कि अब हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे और भरपूर तरीके से जलसे करेंगे, बैक फुट पर नहीं होना, मायूस नहीं होना और स्ट्रेंथ अपनी शो करनी है, जिद्दोजहद करनी है वगैरह वगैरह। और अब उन्होंने कल भी ये कहा था कि 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी जिसमें बड़ी शख्सियात जो हैं वो पीटीआई में शामिल होंगी। तो आज उन्होंने प्रेस क्लब में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जो बकौल उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की इजाज़त से कंडक्ट की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद थे JUIF के एक रहनुमा जिनका नाम है दाऊद खटक। और दाऊद खटक साहब जो कि पहले फजल रहमान साहब की पार्टी में थे, वो अब शामिल हो चुके हैं जनाब पीटीआई में। उन्होंने पीटीआई में शामिल होने का ऐलान किया। शेर अफजल मरवत साहब ने उनके बारे में बताया कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि ये नौशहरा से ताल्लुक़ रखते हैं और एक सियासी बैकग्राउंड है इनका भी, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले लाइमलाइट में नहीं रहे। और ज़्यादातर जो उनका अपना भी एक तर्ज अमल रहा है उनके मुताबिक कि चूँकि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो इस नौशहरा वाले हलके में एक बड़ा फिगर थे सियासी, तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो पीटीआई में शामिल होना भी चाहते थे या कोई किरदार अदा करना भी चाहते थे, तो उन्हें पता था कि उस हलके में जाने से ना तो इलेक्शन में टिकट मिलने का कोई चांस है, ना उस तरीके से लाइमलाइट में आ सकेंगे, तो वो थोड़ा पीछे रहे। तो अब जो दाऊद खटक साहब हैं उनका ये कहना है कि अब वो परवेज़ खटक को रिप्लेस करने जा रहे हैं और अब उनकी गैर मौजूदगी में वो बड़े अच्छे तरीके से जो है अपने आप की एक खिदमत जो है पीटीआई की वो कर सकते हैं। और इस मौके पर वो काफ़ी पुरजोश नज़र आए। तो जनाब दाऊद खटक साहब शामिल हो गए हैं। मज़ीद भी अभी कहना है शेर अफजल मरवत साहब का कि कुछ लोग और शामिल होने जा रहे हैं। लतीफ़ कोसा से मुतालिक उन्होंने अपडेट किया है कि जी उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, उन्हें कुछ वक्त चाहिए, अभी वो फौरी शामिल नहीं हो रहे। बहुत सी कयास आराइयाँ बड़े देर से जारी हैं उनके बारे में, पहले कुछ अरसा एतजाज़ एहसन साहब के बारे में भी जारी रही, तो ये कयास आराइयाँ काफ़ी देर से जारी हैं कि जी लतीफ़ कोसा साहब शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो शामिल नहीं हुए। और मैंने आपको अभी पिछले किसी व्लॉग में ये कहा भी था कि मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये लोग टिपिकल जाले हैं जो बड़े एक मतलब पूरी लाइफ इन्होंने पीपल्स पार्टी को दी है, तो आखिरी उम्र के हिस्से में बड़ा मुश्किल है इन लोगों के लिए कि ये अपनी पार्टी छोड़ें। ये अलग बात है कि इस वक्त नज़रियाती तौर पर वो इमरान खान के करीब है और इमरान खान की जद्दोजहद को तस्लीम भी कर रहे हैं और यकीनी तौर पर वो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, तो उनके लॉयर होने की हैसियत से भी ज़ाहिर अपने क्लाइंट के वो दिफा में हमें नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल सियासी जद्दोजहद के लिए अभी वो नहीं समझते हैं कि उन्हें पीटीआई में शामिल होना है, लेकिन कुछ मज़ीद लोग शामिल होना चाह रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी खबर उड़ा रहे हैं कि शायद चौधरी निसार भी अब शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसका इम्कान भी कम नज़र आता है। चौधरी निसार साहब बड़े अरसे से सियासत में खामोश हैं और इससे पहले भी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी थी तो उस वक्त भी जब वज़ीर आला पंजाब की भी बाज़गश्त होती थी कि कभी बुज़दार साहब को हटाया जाएगा, तो उस वक्त भी लोग बात करते थे कि शायद चौधरी निसार आके रिप्लेस करेंगे, लेकिन चौधरी निसार ने बहरहाल पीटीआई तो ज्वाइन नहीं की थी। और उसके बाद फिर हमने देखा
कि वो तकरीबन लाताल्लुक़ ही रहे और अभी तक भी वो कुछ उस तरह से मंजर आम पर आते नहीं हैं ज़्यादा। तो अब उनका आगे क्या सियासी लाएमल अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन ये अगले 1-2 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हम देखेंगे कि लोग जो हैं अपना अपना एक समझ लीजिए कि बसेरा कर लेंगे कि जहाँ जहाँ उन्होंने नशेमन ढूंढने हैं। तो ये अभी इस 1 महीने में आप देखेंगे कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं। और चौधरी निसार साहब भी एक अहम शख्सियत होंगे। पहले ये भी कहा जा रहा था कि ग़ुलाम सरवर खान साहब की मौजूदगी में चौधरी निसार अली खान साहब शायद ज्वाइन ना करें पीटीआई, क्योंकि उनका एक रिवायती सा क्लैश बनता है और ऑलमोस्ट उनके हल्के भी एक सेम ही है, तो इस वजह से शायद उनकी स्पेस उस तरह से नहीं बनती। तो आज एक अहम खबर ये भी है कि ग़ुलाम सरवर खान साहब जो हैं पीटीआई के रहनुमा, जो इससे पहले और जमातों में भी रह चुके हैं, तो वो भी अब आईपीपी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शामिल हो चुके हैं। तो वो स्पेस भी खाली हो गई है और अब उसके बाद देखते हैं कि अब मज़ीद वहाँ पर क्या वाकई चौधरी निसार की एंट्री होती है। नहीं, मुझे फ़िलहाल मुश्किल नज़र आता है लतीफ़ खोसा साहब हों, एतजाज़ एहसन साहब हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हों या चौधरी निसार अली खान साहब हों, ये जिस टाइप के लोग हैं इनका मुश्किल है कि ये बहुत पार्टीज़ बदलने को कोई प्रेफरेंस दें। मेरा ख़्याल है कि ये खामोश रहना या एक अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेना वो थोड़ा सा इनको शायद ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल लगता है, बजाय इसके कि ये किसी मुखालिफ पार्टी का हिस्सा बन जाएं जाके। तो बहरहाल जी ये खबरें जो आने जाने की हैं ये चल रही हैं। जो लोग अब पीटीआई में शामिल हो रहे हैं उन्हें फ़ायदा क्या है? पहली बात तो ये कि उन्हें फ़ायदा ये है कि इस वक्त पॉपुलैरिटी जो पीटीआई की एक उरूज पर है उसकी वजह से उन्हें अल्टीमेटली फ़ायदा है कि पीटीआई का टिकट मिलना का मतलब ये है कि इलेक्शन जीतने के 50% चांसेस तो वहीं पे मिल जाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ज़ाहिर उन्हें मज़ीद इलेक्शन डे पे भी एफर्ट करनी है, उस अलहदा जो अपना एक मामलात है वो भी देखने हैं। तो काफ़ी हद तक जो उनके लिए एक आप समझ लीजिए कि इस वक्त पता है कि अवाम में नैरेटिव है पीटीआई का, तो एक तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस वक्त पीटीआई में शामिल होने का। दूसरी बड़ी वजह ये कि इंटरेस्टिंगली जो पीटीआई के पुराने लीडर्स हैं उनके ऊपर तो आप देख रहे हैं कि 9 मई के मुकदमे डाल देते हैं, उनके ऊपर पुराने किसी भी हवाले से कोई केसेस बना रहे हैं क्योंकि उन्हें फंसाना है। लेकिन अब जो शामिल हो रहा है वो तो 9 मई का हिस्सा नहीं हो सकता ना, क्योंकि उस वक्त तो वो पार्टी में शामिल ही नहीं था, तो ना वो प्लानिंग में शामिल था, ना वो कहीं एहतजाज में शामिल था, तो उसको 9 मई के वाक़यात में तो ये कम अज़ कम मुलव्विस नहीं कर सकते। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो लोग शामिल अब पीटीआई में हो रहे हैं, ये पीटीआई के लिए भी अच्छी बात होगी कि वो कम अज़ कम पीटीआई में आगे लड़ने के काबिल होंगे या जलसे करने के काबिल होंगे। पुराने लोगों को तो ये बख्श ही नहीं रहे। ये अलग बात है कि उनके ऊपर भी बना सकते हैं कोई भी मुकदमा। आप देखिए ना, मुकदमा बनाने के लिए तो उनको कोई वजह तो नहीं, सिर्फ 9 मई तो नहीं चाहिए, वो तो कोई भी भैंस चोरी का भी मुकदमा बना सकते हैं अगर उन्होंने लड़ने नहीं देना किसी को पीटीआई की तरफ से। लेकिन बहरहाल वो फिर इसी टाइप का अगर कोई बोगस मुकदमा होगा तो ज़ाहिर है उसका फिर फुटिंग्स के ऊपर खड़े रहना बड़ा मुश्किल है। तो एक थोड़ा सा जो एक एडवांटेज है कि उन्हें कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ और मैं पीटीआई में शामिल हो रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है। देखते हैं आने वाले दिनों में कौन और लोग हैं जो कि पीटीआई में शामिल होने का ऐलान करते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं इस तरफ के पीटीआई ने मज़ीद भी क्या प्लान्स किए हैं। एक तो उन्होंने अब सोचा है कि समहाउ और द अदर जलसे करने हैं, लोगों को मूव करना है। ठीक है, सोशल मीडिया पर एक उनकी फॉलोइंग है, लोग वहाँ पर एक्टिव हैं, लेकिन इतना तो ज़ाहिर है काफ़ी नहीं है। हर बंदे का तो ट्विटर अकाउंट नहीं है, हर बंदा तो एक्स पर मौजूद नहीं है, हर बंदा फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं देख रहा। तो आपको जब इलेक्शन जीतना है तो आपको फिर घर घर भी जाना है, आपको जलसे भी करने हैं, आपको अपना पैगाम जो है और तरीक़ों से भी पहुँचाना है। तो ये बात देखनी होगी कि उसके लिए फिर ये क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अब इसमें ज़्यादातर जो इनके वो सपोर्टर जो कि सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, वो किस तरीके से लोगों तक मूव करते हैं, उन लोगों तक मूव करते हैं कि जो सोशल मीडिया पर कनेक्टेड नहीं हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर अगेन मैं वही बात करूँगी कि अब बाहर निकलना होगा, इसके लिए अब ये प्लान कर रहे हैं। कराची में एक 12 नवंबर को जो जलसा है उसके लिए काफ़ी मोबिलाइजेशन की जा रही है, मिलेनियम मॉल के ऊपर जो ये करने जा रहे हैं। देखना ये होगा कि कराची में भी ये जलसा कर पाते हैं या नहीं। इसकी काफ़ी सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ कि एक कैंपेन की जा रही है। तो 12 नवंबर का जलसा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये होता है, पता चलेगा कराची वालों का मूड क्या है, और अगर एक शहर में, एक बड़े शहर में कोई जलसा करने में पीटीआई कामयाब होती है तो फिर अल्टीमेटली बाकी शहरों में भी
एक हौसला पैदा होगा कि नहीं जी हमने जलसे करने हैं। और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में जो पीटीआई के क्लीन लोग हैं या वकला हैं जिनके ऊपर कोई किसी किस्म की केसेस नहीं हैं, उनको इस सिलसिले में अब थोड़ा इनिशिएटिव लेना होगा कि अगर वो जलसे करना चाहते हैं तो वो आगे बढ़कर इसके लिए इजाज़त भी लें और इसके लिए पूरा कानूनी तरीका इख्तियार करके अपने लिए लड़ें और इसको मुमकिन बनाएं। तो अभी कितना पॉसिबल होगा ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ जनाब पोल्स का जो सिलसिला है, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है वो हमें उस पर ट्विटर पर तो नज़र आती है, लेकिन उसके ऊपर सारे सस्पिशियस ही रहते हैं अक्सर। क्योंकि ये खैर मैं तो सस्पिशियस इसलिए नहीं हूँ कि मैं सिर्फ उसको नहीं देख रही कि जो सोशल मीडिया पर पोल्स हैं, बल्कि हम तो ज़ाहिर है गली मोहल्ले के भी लोगों को मिलते हैं, सुनते हैं, रिपोर्टर्स से फीडबैक लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि लोगों का एक जनरली क्या इस वक्त सेंटिमेंट है। तो इकरारुल हसन साहब ने जो आपको पता है कभी अक्सर ही विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं, अजीब व गरीब से उनके बयानात भी होते हैं और काफ़ी डॉजिंग सी उनकी जो होती हैं स्टेटमेंट्स होती हैं। तो बहरहाल इकरारुल हसन सैयद साहब ने जी एक पोल कंडक्ट किया, जैसे सब कर रहे थे कि जनाब कौन लीड लेगा, इमरान खान या वज़ीर आज़म होंगे या नवाज शरीफ साहब होंगे, और साथ ही उन्होंने एक सजेशन भी दी कि जी मेरा ख्याल है कि 80% तो इमरान खान के साथ होंगे लोग। अच्छा जी, अब वो पोल भी उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा किया और पता नहीं 3-4 लाख के करीब को वोट भी पड़ गए। अच्छा, उसके उनके जो पोल है उनके दरमियान में ही जो उन्होंने कुछ रिजल्ट्स शो करने शुरू किए, तो उन्होंने कहा जी मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ, इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल था कि 80% लीड लेंगे, तो वो लीड तो ले रहे हैं लेकिन उनकी लीड तो बड़ी कम है, वो तो 54-55% लीड हो रही है, जबकि नवाज शरीफ साहब भी 44-45 पे पहुंच रहे हैं, तो मार्जिन तो बड़ा कम है इनके दरमियान। तो मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ, मेरा तो ख्याल था 80% होगी ये वो। तो बेसिकली इसमें एक बड़ी बारीक सी गेम डली हुई है। वैसे तो तारिक मतीन साहब भी अक्सर जब भी कोई पोल करते हैं तो वो देखते हैं कि पहले कुछ घंटों में उसका रिजल्ट और होता है और फिर अचानक ही एक आध घंटे में कोई ऐसी कार्रवाई होती है कि जिसके बाद उसका रिजल्ट बिल्कुल चेंज होने लगता है। बिल्कुल अगर ना भी हरा पाएँ तो ऐसा लगता है कि करीब करीब काफ़ी पहुंचा दिया जाता है जो फिगर्स हैं। तो फिर तारिक मतीन साहब से एक दिन मेरी बात भी हुई कि ये क्या कहानी होती है, तो फिर उन्होंने बताया कि ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली डील करते हैं डॉक्टर फरहान विर्क साहब, और फिर उसकी वजह से ये जो मामलात हैं इनको इस तरह से किया जा सकता है। और आज इसी चीज़ को मेंशन किया इकरारुल हसन सैयद ने भी कि जी ये चक्कर क्या है कि नीचे कमेंट्स में तो सब लोग इमरान खान के दाई हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई जो डिफरेंस है वो नवाज शरीफ और इमरान खान में बड़ा कम नज़र आ रहा है। तो बहरहाल बेसिकली वो मुझे लग रहा था कि ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो ट्विटर पोल्स हैं उनमें हेरा फेरी हो सकती है, और वो ये कह रहे थे कि अगर मेरे पोल में हेरा फेरी हुई है तो इसका मतलब है जिन पोल्स में इमरान खान की मकबूलियत 80-90% दिखाई जा रही है फिर उनमें भी हेरा फेरी होती होगी। तो बेसिकली वो तमाम पोल्स जो कि इमरान खान को तकरीबन जितने पोल्स पिछले दिन हुए हैं मेरा ख्याल है 90% पोल्स में इमरान खान की मकबूलियत और बाकी किसी भी लीडर की मकबूलियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो बेसिकली उन तमाम पोल्स को डिसक्रेडिट करने के लिए ये पोल जो था किया गया, जिसका मकसद ये था कि ये साबित किया जा सके कि देखें जी हेरा फेरी हो सकती है, लिहाजा उन पोल्स में भी होती है। तो ये एक जो नैरेटिव था ये मुझे बनता हुआ नज़र आया, लेकिन मैं तो इस बात पे हूँ कि भाई मान लेते हैं कि वाकई डिफरेंस नहीं है तो फिर आने दीजिए ना, लेवल प्लेइंग फील्ड हो लेने दीजिए, आने दें सबको मैदान में, पता लग जाएगा इलेक्शन डे पर। और बिल्कुल अगर डिफरेंस नहीं है और बात मान लेते हैं कि इमरान खान की कोई पॉपुलैरिटी नहीं, तो फिर डरना किस बात का है, फिर पोल्स के ऊपर लड़ाई क्यों हो रही है, फिर सीधी बात कराएं आप इलेक्शन और खुले मैदान दें सबको। फिर आप पीटीआई के हाथ पांव क्यों बांध रहे हैं, फिर आपने इमरान खान को जेल में क्यों डाला हुआ है, फिर आप उनके लीडर्स को क्यों उठा रहे हैं, फिर आप उनको जलसे क्यों नहीं करने दे रहे, ये सब करने दें ना। मान लिया हमने कि नून लीग बहुत मकबूल है, मान लिया नवाज शरीफ साहब ने आके सबके दिल जीत लिए हैं, तो करवाएं ना अब खुलेआम सारा इलेक्शन। फिर ये डरना किस बात का है कि जी उन्हें ना मैदान में उतारो, उसको ना अहल करो, उसको उठा लो, उसका कैंडिडेट ही गायब कर दो, इसको जलसा ही ना करने दो, इसकी कुर्सियां ही उठा लो, तो फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल हो सकता है, चलिए जी मान लेते हैं PMLN की बड़ी सपोर्ट है, गरीदा फारूकी साहिबा ने भी एक सर्वे करवाया, वो भी यही कह रही हैं जी PMLN की बड़ी सपोर्ट है, हम भी मान लेते हैं PMLN की बहुत सपोर्ट है, हमारे सर्वे गलत हैं, चलें जी मान लिया हमारे रिपोर्टर्स के सर्वे गलत हैं, आप लोग ठीक हैं, तो फिर खुलेआम खेलिए ना। फिर डर छुप के पीछे ताकतवरों के छुप छुप के उनके तरले मिन्नतें करके और उनकी सहूलतकारियों से क्यों इलेक्शन लड़े हैं भाई, फिर आए मैदान में खुलेआम लड़ें और ले लें आप उनकी सहूलतकारियां भी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मैदान तो उनको भी दें। पीटीआई वाले तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें
आप सिर्फ फील्ड दे दें, लेवल प्लेइंग भी ना दें, सिर्फ फील्ड दे दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस तो ये है। तो यहीं से पता चल जाता है कि आप सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा, 2-4 इन्होंने नए लोग हायर किए जो फुल मतलब टिका के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह PMLN को और बाकी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इनको उठा दें। लेकिन बात ये कि नैरेटिव सिर्फ बक बक करने से नहीं बनता। आप टेक्निकली हेरा फेरी सीख लें, इससे नैरेटिव नहीं बनता। अगर आप ये कह लें कि आपने 4-6 लोग हायर कर लिए जो दूसरों को खूब दबा के गालियां दे दें, हर किसी की किरदार कुशी कर लें और आप समझ जाएं कि जी आप अब सोशल मीडिया पर छा गए, तो ऐसा नहीं होता। ये आपको बात माननी पड़ेगी कि जहां PTI के लोग बड़े चैंपियन थे इसमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल में, वहां इस वक्त जो इमरान खान की जिद्दोजहद है और जो उसका पैगाम है वो भी ग्रास रूट लेवल तक इतना अंदर डीप जा चुका है कि उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग PTI ने रखे हुए हैं, वो आपका नैरेटिव उधेड़ कर रख देते हैं और आप समझते हैं हम भी 2-4 ऐसे ही शातिर कोई लोग रख लेंगे तो हमारा काम भी चल जाएगा। ये ऐसा नहीं है। ये आप सोशल मीडिया पर तो इस तरह एक दूसरे की धूल झोंक सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है। और ग्राउंड रियलिटी तो सिटी 42 में मोहसिन नकवी नहीं चेंज कर सके, जहां पर आप देख लें सब इख्तियार के बावजूद उनके अपने चैनल में इमरान खान वजीर आजम के नारे लग रहे हैं। तो ये असल कहानी है कि बात कहीं और है, उसको अगर आप इधर उधर घुमा के कोशिश करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। बहरहाल जी, आज यही बात को समेटते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।